ये पहाड़ टूटता है, झुकता नहीं। सवाल ये कि वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनके दम पर अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी प्रकरण इतना बड़ा मुद्दा है। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जय इंदिरा जय गढ़वाल। जी हां, 1982 में साल के शुरू में यही नारा था जिसे यूथ कांग्रेस के उत्साही नौजवान देहरादून शहर की दीवारों से लेकर पौड़ी, श्रीनगर और चमोली तक लाल रंग से लिखते चले जा रहे थे। कांग्रेसी जोश में थे क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश था कि एचएन बहुगुणा को उन्हीं के घर में करारी शिकस्त देनी है। जी हां, 1982 के गढ़वाल के उसी बहुचर्चित लोकसभा उपचुनाव की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। गढ़वाल सीट पर जहां बीजेपी ने अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को मौका दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीट की तासीर किस तरह की रही है, इसका इतिहास किस तरह का रहा है? तो हम बात कर रहे थे जय इंदिरा जय गढ़वाल की। आप कल्पना करिए, 1971 में पाकिस्तान की कमर तोड़कर बांग्लादेश का निर्माण करा चुकी इंदिरा गांधी ने 1973 का वक्त रहा होगा जब लखनऊ में फोन घुमाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एचएन बहुगुणा को यह हिदायतनुमा सलाह दी कि उत्तर प्रदेश में इतना घूमते हैं, अपने साथ संजय गांधी को भी लेकर जाया करें, उनको पूरा यूपी घुमाया करें। सत्ता और सियासत से पहले स्वाभिमान को तवज्जो देने वाले हिमालय पुत्र एचएन बहुगुणा ने तपाक से तत्कालीन प्रधानमंत्री को जवाब दिया, संजय गांधी को बिल्कुल घूमना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर घूमना चाहिए, मैं उन्हें अपने कंधों पर क्यों बिठाऊं भला। यही वो एक तरह से नींव डालने वाली बात थी जो एचएन बहुगुणा ने जब इंदिरा गांधी को कही, तो वहां से एचएन बहुगुणा और इंदिरा गांधी, संजय गांधी के संबंधों में जो मधुरता थी वो गायब होती चली गई। और उसके बाद एचएन बहुगुणा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, इमरजेंसी के दौर में मन मसोस कर बैठे रहना पड़ा। और इमरजेंसी के बाद जब सरकार चुनाव का समय आया तो वो कांग्रेस छोड़कर बाहर जाते हैं। उसके बाद जब मोरारजी सरकार में उनके साथ चीजें पटरी पर नहीं बैठती हैं और इंदिरा गांधी उन्हें फिर से एक तरह से कांग्रेस में मान मनोवल कर ले आती है, तो 1980 में वो गढ़वाल से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। उनकी कर्मभूमि इलाहाबाद रही, लेकिन एचएन बहुगुणा अपनी जन्मभूमि गढ़वाल से अच्छे खासे वोटों से जीतते हैं। लेकिन जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है तो एचएन बहुगुणा के पुराने दिनों को याद करके उनको इग्नोर किया जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि एचएन बहुगुणा इसे पहाड़ के स्वाभिमान का मुद्दा बनाते हैं और वो अपनी संसद सदस्यता और कांग्रेस दोनों से एक साथ इस्तीफा देते हैं। आप कल्पना करिए, जिस दौर में दल बदल कानून भी नहीं होता था, आप कोई भी अपनी पार्टी छोड़ करके सदन में बने रह सकते थे, लेकिन एचएन बहुगुणा ने वहां सिर्फ कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, लोकसभा से भी इस्तीफा दिया। और उसके बाद पटकथा लिखी गई इंदिरा गांधी वर्सेस एचएन बहुगुणा की, उस ऐतिहासिक लड़ाई की जो गढ़वाल की इसी भूमि में देखने को मिली, जहां आज अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल आमने सामने हैं। इस चुनाव में जहां खुद प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि करीब 36 से 38 जनसभाएं जब प्रधानमंत्री करने के लिए आती हैं, एक जो परंपरा है उस परंपरा को तोड़कर उपचुनाव में प्रधानमंत्री ताकत झोंकती हैं। 6 राज्यों के, जिनमें हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, इन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को झोंका जाता है। कहा जाता है कि करीब 63 से 64 कैबिनेट मंत्री लगातार गढ़वाल में कैंप करते हैं, गृह मंत्री भी जिसमें शामिल रहते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ठान लिया था कि एचएन बहुगुणा को गढ़वाल की मिट्टी में ही धूल चटाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से जब कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता जय इंदिरा जय गढ़वाल का नारा दे रहे थे, तो एचएन बहुगुणा ने इसे गढ़वाल और पहाड़ की प्रतिष्ठा की लड़ाई बताई और उन्होंने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह तराजू है जो सच और झूठ, अन्याय और न्याय को तोलता है, तो कांग्रेस का पंजा है जिसकी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, यानी जो भेदभाव और अन्याय का प्रतीक है। किस तरह से एचएन बहुगुणा ने नारा दिया कि पहाड़
टूटता है, झुकता नहीं। और जिस तरह से एक पहाड़ की प्रतिष्ठा का मुद्दा ये जब बनता है तो उसके बाद नतीजा क्या रहता है कि चुनाव को पहले 1981 में उपचुनाव को रोका जाता है क्योंकि चुनाव में गड़बड़ी की चीजें सामने आती हैं, डीएम की रिपोर्ट जाती है, निर्वाचन आयोग एक्शन लेता है। उसके बाद तारीखें बदली जाती हैं, अंततः जो 80 में चुनाव 81 में चुनाव होना था वो 82 में जाकर होता है। और उस ऐतिहासिक चुनाव में जब कांग्रेस पूरे दमखम से केंद्र की सत्ता में होने के बावजूद एच.एन. बहुगुणा को हरा नहीं पाती और करीब 29-30 हजार वोटों से एच.एन. बहुगुणा चुनाव जीतते हैं। उस गढ़वाल की आज हम बात कर रहे हैं। उस गढ़वाल लोकसभा सीट में एक जमाने तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। यह अलग बात है कि 1977 में जब जनता पार्टी का दौर आया इमरजेंसी के बाद तो जनता पार्टी ने उस सीट जीती, उससे पहले लगातार कांग्रेस जीतती रही। 80 में एच.एन. बहुगुणा कांग्रेस के लिए उस सीट को जीतते हैं, 82 में उसी कांग्रेस को वहां से धूल चटाते हैं। और उसके बाद 1991 में वक्त आता है जब राम मंदिर लहर आती है और एक सेना के जवान को मैदान में उतारा जाता है, यानी जनरल भुवन चंद खंडूड़ी को जब बीजेपी मैदान में उतारती है उसके बाद वो लगातार चुनाव जीतते हैं। यह अलग बात है कि 96 में तिवारी कांग्रेस के सिंबल पर सतपाल महाराज वहां से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 2009 में कांग्रेस के सिंबल पर सतपाल महाराज एक बार और चुनाव जीतते हैं। उसके अलावा लगातार उस गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी का वर्चस्व बना रहता है। जिस तरह से मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया गया, अब जो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को वहां से मौका दिया है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस कोशिश कर रही है गणेश गोदियाल को जब मौका दिया है तो यही वो सीट है जहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक तरह से लड़ाई में नजर आ रहे हैं। बाकी सीटों पर उस तरह से अभी कांग्रेस की तैयारियां नजर नहीं आ रही, लेकिन इस सीट पर गणेश गोदियाल अपने स्तर पर चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जगह जगह जा रहे हैं तो एच.एन. बहुगुणा को भी याद कर रहे हैं और वो एक तरह से एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाहते हैं। जब एच.एन. बहुगुणा ने ताकतवर सत्ता यानी इंदिरा गांधी की सरकार से एक तरह से निर्दलीय होकर के मुकाबला किया और जनता को एक तरह से पहाड़ को अपने साथ खड़ा किया, उस तरह से मैं चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि गणेश गोदियाल उस तरह की अपील वो कर पाएंगे, वहां पे उस तरह का माहौल बना पाएंगे? क्योंकि आप जब गढ़वाल की आज की स्थिति को देखते हैं जिसके ऊपर लगातार बीजेपी का कब्जा चला आ रहा है, वहां आप जब देखते हैं तो आज 14 विधानसभा सीट हैं जिनमें 2 रिजर्व सीट हैं। वहां पर जब आप देखते हैं तो एक भी विधायक इस वक्त कांग्रेस का नहीं है। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक होते थे, लेकिन वो भी अब आखिरी वक्त में चुनाव जब शुरू हो रहा है तो बीजेपी की तरफ पाला बदल गए हैं और उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कहने का मतलब है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में 60-62% ठाकुर वोटर है, वहां 2 ब्राह्मण चेहरे दोनों ही मुख्य दलों के आमने सामने हैं और समीकरण चूंकि ये सैन्य बहुल सीट होने के चलते बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नजर आते रहे हैं। वो अलग बात है कि एक जमाने में ये कांग्रेस का गढ़ रहा होगा। सवाल ये कि वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनके दम पर अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल किस तरह से कांग्रेस को लेकर के जाएंगे। क्योंकि आज कांग्रेस के पास इन 14 विधानसभा सीटों में जिनके अंदर टिहरी जिले की 2 सीटें नरेंद्र नगर देवप्रयाग आती हैं, ये इतनी बड़ी सीट है कि इसमें नैनीताल जिले की रामनगर सीट भी आती है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ रुद्रप्रयाग सीट आती है और चमोली जिले की 3 सीटें इसके अंदर आती हैं। पौड़ी जिले की 6 सीट इसमें आती हैं। सवाल बड़ा ये है कि वो कौन से मुद्दे, क्योंकि अंकिता भंडारी प्रकरण इतना बड़ा मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में, इससे बड़ा मसला पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में दूसरा नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस, क्या गणेश गोदियाल इस मसले को उस तरह से उठा पाएंगे? अनिल बलूनी इसकी क्या काट तैयार करेंगे? क्योंकि अनिल बलूनी अपने आप को कहते हैं कि वो पहाड़ के पुत्र हैं और दिल्ली में राज्यसभा में रहते हुए भी जो उनसे बन पड़ रहा था वो एक तरह से पहाड़ के लिए, गढ़वाल के लिए कर रहे थे। जबकि विपक्षी लगातार अनिल बलूनी को इसी चीज के लिए टारगेट करते हैं कि वो दिल्ली वाले हैं। तो एक तरफ दिल्ली वाले की छवि को तोड़ना अनिल बलूनी के सामने, तो गणेश गोदियाल के सामने चुनौती है। जब ऐसे वक्त में एक भी 14 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी कांग्रेस का विधायक अब नहीं बचा है, कोई बड़ा नेता वहां नहीं है। क्योंकि जब 2016 का जब बड़ा पाला बदल हुआ था, कांग्रेस में बड़ी बगावत, उसमें विजय बहुगुणा से लेकर सतपाल महाराज और तमाम जो हरक सिंह रावत है, सब दिग्गज गढ़वाल के ही दिग्गज थे जो बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो सीट जिसका इतिहास इतना स्वर्णिम है, इतना गर्वीला है, कि जहां पे एक सत्ता की हनक को जनता का समर्थन लेकर के एच.एन. बहुगुणा ने धूल धूसरित कर दिया था, उस मैदान में आज 2 नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस और बीजेपी ही इसी
विधान लोकसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से मुकाबला करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या गणेश गोदियाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को उस तरह से पेंट कर पाते हैं जो इंदिरा गांधी की सत्ता को एच एन बहुगुणा ने पेंट किया था, या अनिल बलूनी जिस तरह से दिखा सकते हैं कि वो असल पहाड़ के पुत्र हैं। और अगर वो यहां से जीत करके जाते हैं तो गढ़वाल की नुमाइंदगी संसद में बड़ी दमदारी के साथ करेंगे, क्योंकि ये भी एक खास बात यह है कि गढ़वाल की नुमाइंदगी जो करता है उनको राजनीति में आगे बड़े अवसर भी मिलते हैं। यहीं से बड़ी राजनीति खंडूड़ी ने भी की, वो सांसद के बाद मुख्यमंत्री भी बनते हैं, केंद्र में मंत्री भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर के गढ़वाल की सीट एक ऐसी सीट है जो उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट इसीलिए मानी जाती है कि इसका अपना एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, और खासतौर पर जो 1982 का उपचुनाव है वो इस सीट को लेकर के पूरे देश में इसको एक अलग नजरिए से सामने रखता है। इसलिए जब भी कोई लोकसभा चुनाव आता है तो 1982 के उपचुनाव का जिक्र जरूर होता है। द न्यूज़ अड्डा पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इस तरह की और पॉलिटिकल अपडेट्स लेकर के हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।